ओडिशा में भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ यास। धामरा बंदरगाह के निकट पहुंचा तूफान, राज्यों के लिए रेड कोडेड चेतावनी जारी। बुद्ध पूर्णिमा पर वैसाख समारोह में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, दुनिया में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। किसान आंदोलन के 6 महीने हुए पूरे, किसान मना रहे काला दिवस, सरकार का पुतला किया दहन। और देश में फिर बढ़े कोरोना के नए मामले, 24 घंटों में 2,08,000 नए केस, 4,157 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी और अहम खबर की ओर ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के गांवों में सेवा कार्य कार्यक्रम बीजेपी स्टार्ट करेगी। तो मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गांवों में पार्टी के पदाधिकारी और विधायक जाएंगे। बता दें, 28 और 29 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 30 मई को गांवों में बीजेपी सेवा कार्य का कार्यक्रम करेगी। 1 से 3 जून तक बंगाल हिंसा पर वर्चुअल चर्चा भी की जाएगी। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, गांवों में सेवा कार्य कार्यक्रम करेगी बीजेपी। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ 7 साल पूरा होने पर बीजेपी के द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा। गांवों में पार्टी के पदाधिकारी और विधायक जाएंगे। 28 से 29 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान तो यूपी से इस वक्त की बड़ी जानकारी, 30 मई को गांवों में बीजेपी सेवा कार्य का कार्यक्रम करेगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज कुमार जुड़ रहे हैं। अनुज, जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी द्वारा सेवा कार्यक्रम किया जाएगा और ऐसे में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने वाले हैं। इसी मौके को लेकर काम करेंगे और ग्रामीण स्तर पर पदाधिकारी और सेवा कार्य करेंगे, जिसमें कि 28 और 29 मई को रक्तदान शिविर का भी आयोजन होगा और 30 मई को गांव में बीजेपी के कार्य सेवा की जाएगी और 1 से लेकर 3 जून तक बंगाल में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो हिंसा हुई है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ में इन 7 सालों में बीजेपी सरकार की क्या नीतियां रही हैं वो भी लोगों को बताया जाएगा। जिस तरह से आत्म सुरक्षा और आत्मनिर्भर और अच्छे दिन का जो वादा किया था वो किस तरह से जमीन से लाकर धरातल पे इम्प्लीमेंट किया है और विपक्ष की जो रणनीति रही है वैक्सीन को लेकर, कोरोना के अभियान में किस तरह से बीजेपी ने कर करके और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां रही है और वर्ल्ड मैप यानी दुनिया में जिस तरह से प्रेजेंट किया है, तमाम चीजों को लेकर 7 साल की जो उपलब्धियां रहेंगी वो गाँव में जाकर लोगों के जरिए पदाधिकारी, संगठन और सेवा के लिए मोर्चों के लोगों को जागरूक करेंगे। जी अनुज, जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हुई और ऐसे में इस हिंसा में वर्चुअल माध्यम से चर्चा की जाएगी और ऐसे में क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है? देखिए, जिस तरह से बीजेपी लगातार बंगाल को लेकर मुखर रही है और बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है, हिंसा हुई है और जो वहाँ की जो कुव्यवस्था है उसको लेकर बीजेपी के पदाधिकारी और संगठन के लोग खुल के सामने आएंगे और ग्रामीण इलाकों में एक पंचायत चौपाल भी करेंगे और लोगों को बताएंगे किस तरह से उनके जो कार्यकर्ता है, जो सेवा भाव करते हैं, जो केंद्र सरकार की नीतियों को वहां तक राज्य सरकार तक पहुंचाते हैं, उसके बीच में किस तरह की विवाद खड़ी करके ममता बनर्जी बंगाल की किस तरह से रुकावट करती हैं, रोड़े अटकाती हैं, उन तमाम तरह की चर्चा की जाएगी। पर मेन फिलहाल अगर देखा जाए तो जो 7 साल पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसको लेकर काफी तैयारियां बीजेपी ने कर ली, क्योंकि इसी के जरिए 2022 का जो चुनाव है उसको भी तेल लगाने की कोशिश की जाएगी। चलिए अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। साइक्लोन यास तेजी से ओडिशा के दक्षिण में बालासोर के पास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में चक्रवाती तूफान यास का लैंडफॉल भी जारी है। तो यहाँ भीषण चक्रवाती तूफान यास के ओडिशा के धामरा में आज सुबह आसपास टकराने की आशंका जताई गई। तो यहाँ तूफान के मद्देनजर की बात करें तो कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ मौसम विभाग के अनुसार यास नाम का ये तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान जब तट से टकराएगा तो यहाँ उस दौरान 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। यहाँ ये संभावनाएं जताई जा रही हैं और ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि लैंडफॉल की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ यास तूफान के मद्देनजर ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में बारिश भी जारी है। पूर्वानुमान के मुताबिक ओडिशा के भद्रक और बालासोर में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका है। तो यहाँ बालासोर में तूफान से पहले मौसम भी बेहद ज्यादा खराब है। यास तूफान के खतरे को देखते हुए अगर बात करें तो समुद्र किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। तो यहाँ एनडीआरएफ की टीमें स्थानीय लोगों को तूफान के खतरे से आगाह भी कर रही हैं। तो यहाँ बालासोर के पास चांदीपुर के समुद्र के पास किनारे से लोगों को हटाने के लिए पुलिस भी एनडीआरएफ के साथ खड़ी हुई नजर आई है। तो यहाँ ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल पर चक्रवात यास का यहाँ साफ तौर पर यास का अधिक असर नहीं होगा, लेकिन भारी बारिश और ऐसे में तेज हवाएं चलेंगी और हालांकि ओडिशा पर इसका अच्छा खासा असर भी दिखाई देगा। ओडिशा के बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, न्यूभरगंज और ऐसे में तूफान की चपेट में सबसे ज्यादा आएंगे। भद्रक जिले में आने वाले धामरा चांदबाली के बीच यास तूफान के टकराने की आशंका जताई जा रही है। तो यहाँ इस चक्रवात तूफान की वजह से खराब हुए मौसम के कारण कोलकाता एयरपोर्ट आज सुबह 8:30 बजे से उड़ने वाली फ्लाइट्स को शाम 7:45 तो यहाँ बताया जा रहा है कि 7:45 के लिए स्थगित कर दिया गया है। और ऐसे में भुवनेश्वर की बात करें तो एयरपोर्ट कल रात से ही बंद है और इसी के अलावा भारतीय रेलवे ने ओडिशा बंगाल की सभी ट्रेनों को इस दौरान कैंसिल कर दिया है। तूफान के अलर्ट के कारण ओडिशा बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड की ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कारागार से 23 कैदी रिहा किए जाएंगे। तो यहाँ 23 कैदी रिहा किए जाएंगे। 65 साल से ज्यादा और गंभीर बीमारी वाले लोगों को इस दौरान रिहा किया जाएगा। 60 दिन के पैरोल पर रिहा किया जाएगा। तो यहाँ उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 23 कैदियों को रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ साथ प्रशासन का भी यही फैसला है और यहाँ हाई पावर कमेटी ने इस दौरान लिस्ट भेजी थी। तो यूपी से इस वक्त की अहम खबर, यूपी के अयोध्या से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। कारागार से 23 कैदियों को रिहा किया जाएगा। तो यहाँ 23 कैदियों को कारागार से रिहा किया जाएगा। 65 साल से ज्यादा और गंभीर बीमारी वाले लोगों को इस दौरान रिहा किया जाएगा। 60 दिन के पैरोल पर रिहा किया जाएगा, यानी कि 60 दिन के लिए इन लोगों को रिहा किया जाएगा। तो यहाँ ये बड़ी जानकारी भी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और प्रशासन का भी फैसला सामने आया है और ऐसे में हाई पावर कमेटी ने ये लिस्ट भेजी है। तो यहाँ 23 कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़ रहे हैं। गौरव, जिस तरीके से यूपी के अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है कि कारागार से 23 कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन का फैसला आया है, जो कि हाई पावर कमेटी ने लिस्ट भेजी थी, जो कि मंडल कारागार से आज 23 कैदी रिहा होना है, जो कि 65 साल के ऊपर वाले गंभीर बीमारी वाले कैदी हैं, उनको आज रिहा करा जाए। बताया जा रहा है कि 60 दिन के पैरोल पर ये रिहा होंगे। जी साधना जी गौरव, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हाई पावर कमेटी की लिस्ट भेजी गई थी, फिलहाल क्या लगता है आपको कि ऐसे में बताया जा रहा है कि 60 दिन के लिए इनको पैरोल पर रखा जाएगा, फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है?
देखिए, जिस तरीके से रिहा करने को लेकर के जो यहाँ के जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 23 कैदी हैं और 65 साल के ऊपर बताया जा रहा है और गंभीर बीमारी वाले भी कैदी हैं। तो कहीं ना कहीं कैदियों में भी खुशी देखी जा रही है और 7 दिन के पैरोल पर ये रिहा होंगे। इस पूरी जानकारी जो है यहाँ अयोध्या के जो जेल अधीक्षक है ब्रजेश कुमार ने दी है। जी साधना। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और ऐसे में फिर मामलों में गिरावट भी नजर आ रही है। तो यहां स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2,08,921 नए कोरोना केस सामने आए हैं। तो यहां 4,157 संक्रमितों की इस दौरान जान भी चली गई है। वहीं 2,95,955 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। यानी कि बीते दिन की बात करें तो 91,191 एक्टिव केस कम हो गए। इससे पहले सोमवार की बात करें तो 1,96,427 लाख नए केस दर्ज किए गए हैं। तो यहाँ 3,511 संक्रमितों की मौत भी हुई है। 25 मई तक देश भर में 20,06,62,465 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और पिछले दिन की बात करें तो 20,39,000 टीके लगाए गए हैं और ऐसे में अब तक की बात करें तो 33,48 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं और बीते दिन रिकॉर्ड 22.17 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 9% से ज्यादा है और देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.14% है, जबकि रिकवरी रेट की बात करें तो यहाँ 89% से भी ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर 10% से कम हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना से ठीक होने वालों का प्रतिशत 90 या फिर इससे ज्यादा प्रतिशत आंकड़े सामने आए हैं, जिसकी वजह से देश में एक्टिव केसों की संख्या में कमी भी देखी जा रही है और देश भर में एक्टिव केस की संख्या घटकर 24 लाख हो गई है, जो महीने में सबसे ज्यादा 37 लाख पर पहुंच गई थी। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, ब्लैक फंगस ने शोधार्थी समेत 2 की जान ले ली है। तो यहाँ IIT कानपुर के शोधार्थी की ब्लैक फंगस से मौत हो गई है। तो यहाँ एक तरफ तो कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस ने भी अपना प्रकोप जारी कर दिया है। तो ऐसे में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में KGMU के अब तक 60 मरीजों की भी ऑपरेशन हो चुके हैं, तो जिसमें अब तक 159 मरीज भर्ती हुए थे और ऐसे में बताया जा रहा है कि लोहिया में 27 मरीज भर्ती थे। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्लैक फंगस ने शोधार्थी समेत 2 की जान ले ली है। तो यहाँ बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि एक साथ तो कोरोना के मामलों ने बढ़ोतरी कर ली थी और अब ब्लैक फंगस ने भी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। और ऐसे में अंतरिक्ष विज्ञान के PhD तो यहाँ छात्र बताया जा रहा है कि KGMU में अब तक 60 मरीजों के ऑपरेशन हो चुके हैं और ऐसे में ब्लैक फंगस ने भी अपना प्रकोप बढ़ना शुरू हो चुका है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज कुमार जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से एक तरफ तो कोरोना वायरस है और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार जारी है, तो यहाँ शोधार्थी समेत 2 की जान चली गई है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, लगातार जिस तरह कोरोना ने महामारी ने तबाही मचाई है, उसके बाद अब इस कोरोना को लोग काबू भी करने लगे हैं और उसकी कमी भी घट रही है। मतलब जो पॉइंटिंग रेट है वो भी कमी आ रही है, पॉजिटिव रेट में कमी आ रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। तो लोग जो सरकारें हैं कोरोना पे काबू तो पा रही है, पर सबसे बड़ा अब जो निकल के आया है जो ये डिजीजेस है वो है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस। हालांकि जिलों में बड़ी संख्या में लखनऊ के जो अस्पताल है उसमें जो मरीज भर्ती किए जा रहे हैं वो ब्लैक फंगस के ज्यादातर रेशियो निकल के आ रहा है, क्योंकि मंगलवार तक 15 नए रोगी भर्ती किए गए। और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में 21 मरीजों ने दम तोड़ चुके हैं, जो कि एक आगरा से कल की जो डेट आ रही है 6 और शाहजहांपुर से 3 मरीज।
और लखनऊ के अस्पतालों में ब्लैक फंगस की कुल जो संख्या है वो 240 पहुंच चुकी है। यानी राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस का जो कहर है लगातार बरपा रहा है और कल की डेट में नए मरीज 15 मिले हैं और जिसमें की सबसे बड़ी संख्या में इर्द गिर्द के जो जिले हैं वहां से केजीएमयू, एसपीजीआई और लोहिया अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं। यानी इसमें और सबसे बड़ी समस्या जो निकल के आ रही है कि इलाज का जो टाइम पीरियड है वो काफी लंबा प्रोसेस होता है। कम से 15 से 20 दिन का जो समय लगता है और उसमें जो दवाइयां जो इंजेक्शन है उसकी कमी भी सबसे बड़ा कारण निकल के सामने आई है। क्योंकि अब तक जो डिमांड की गई थी इंजेक्शन की ब्लैक फंगस को लेकर वो 700 इंजेक्शन मांगे गए थे रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से, पर हालांकि उनको सिर्फ 300 या 400 ही इंजेक्शन उपलब्ध हो पा रहे थे। ये सबसे बड़ा जो ये मामला है इसको देखते हुए ये है कि जो टाइम पीरियड है वो काफी ब्लैक फंगस को ठीक करने में लगता है, जिसके कारण और ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं और उनकी रिकवरी रेट काफी कम आ रही है। जी अनुज, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, एक तरफ तो कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है और ऐसे में ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं। क्या लगता है कि क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी इससे बचने के लिए, और फिलहाल सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? तो सरकार की तरफ से लगातार इसके जो ब्लैक फंगस के वार्ड है उसको बनाए गए हैं, उनके लिए अलग से एक वार्ड बनाया गया, अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है, इंजेक्शन को लेकर केंद्र सरकार से अपील की गई है, इसको अधिसूचित में ब्लैक फंगस को रखा गया। यानी जो भी अगर इसके मरीज आए उनकी देखभाल और उनकी सारी जो दवाई की जो किट्स है उनकी व्यवस्था इंजेक्शन को लेकर वो पालन किया जाए और तमाम पहलुओं को बारीकी से नजर रखा जाए। क्योंकि ब्लैक फंगस अब राज्य सरकार के लिए चिंता की लकीर बने पड़े, क्योंकि कोरोना वायरस में कमी और काबू तो हालांकि राज्य सरकार ने पा लिया, पर ब्लैक फंगस एक मुसीबत का सबक राज्य सरकारों और मरीजों के लिए भी अख्तियार कर रहा थी। सही कहा आपने, एक तरफ तो मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अनुज, जिस तरीके से कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ गाइडलाइंस तैयार की गई थी, ऐसे में क्या ब्लैक फंगस के लिए भी कुछ गाइडलाइंस सामने आई हैं? ब्लैक फंगस को लेकर एहतियातन ये बताया गया कि साफ सफाई का खासा ख्याल रखा जाए, मास्क को कई बार धुला जाए और रिकवर होने के बाद खुली हवा में बैठने का ज्यादातर जो मतलब वो बैठा जाए। और दूसरी चीज ये है कि स्टेरॉइड जो लिए जाते हैं उसमें थोड़ी सी कमी की जाए। दूसरी चीज, और डॉक्टर से समय समय पर टेली मेडिसिन के थ्रू या डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए और डॉक्टर के संपर्क में रहना अनिवार्य है। और दूसरी चीज है कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के आसपास बिल्कुल ना ठहरे, उनके लिए एक अलग सी बेड या बाहर की तरफ दरवाजा खुला हो जहाँ वो मरीज है जो अपने आप को सेफ फील कर पाए। इन तमाम तरह का एहतियातन दिया गया। हालांकि ब्लैक फंगस इस समय काफी मुश्किलें पैदा कर रहा है क्योंकि लोगों के लिए अब खतरे की घंटी बजती जा रही है। उधर येलो फंगस और व्हाइट फंगस ने भी बढ़ करके हिस्सा लिया राजधानी लखनऊ में। जी चलिए अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। चलिए अगली खबरों की ओर बढ़ते हैं। ओडिशा में भद्रक जिले के धामरा में तेज हवाएं और बारिश की वजह से समुद्र का पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जिसके बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है और ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक लैंडफॉल की प्रक्रिया भी जारी है और इसे पूरा होने में करीब 3 घंटे का समय लगता है। चक्रवात तूफान यास भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है और इसके चलते पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। दोनों ही राज्यों के लिए रेड कोड चेतावनी जारी कर दी गई है। तो यहाँ मौसम विभाग के अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान आज दोपहर तक हवाओं की 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ओडिशा तट से टकराएगा। तो यहाँ चक्रवात तूफान यास सुबह 9 बजे ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा बंदरगाह के निकट पहुंच गया है और ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है। वहीं लैंडफॉल भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग की बात करें तो यहाँ उनके अनुसार बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान यास बालासोर के लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। दोपहर तक ये चक्रवाती तूफान एक अत्यंत गंभीर तूफान के रूप में धामरा के उत्तर और बालासोर के दक्षिण में उत्तर ओडिशा पश्चिम बंगाल तटों को पार कर जाएगा। तो यहाँ इस दौरान 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। Northwest Bay of Bengal, and it is moving at a speed of 15 km per hour in the direction of north-northwestward. It is about 60 km east from Dhamra and about east-northeast of Balasore around. It is about 90 km.
And apart from that, we are expecting, since it's moving at a speed of 15 km per hour in northwest direction, we are expecting it will reach the coast very near and make landfall process will start during noon hour of today. And during the landfall process, wind speed will be around 130 to 140, gusting up to 150 kmph. And till now, the highest rainfall we have till now, whatever the rainfall records we have received, is about till 5:30 today. उधर कोरोना के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में काला दिवस मनाने का आह्वान किया है, क्योंकि आज ही उनके विरोध प्रदर्शन को 6 महीने पूरे हो गए हैं। तो यहाँ किसानों ने सभी देशवासियों से समर्थन मांगते हुए अपने घर और वाहन पर काला झंडा लगाने और मोदी सरकार के पुतले जलाने की अपील की है। किसानों के इस आह्वान के मद्देनजर दिल्ली पुलिस भी सतर्क होती हुई नजर आई। तो यहाँ दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने किसानों से अपील की है कि जिस तरह कोरोना में दुर्दशा हुई, लोगों की जान चली गई है, इसलिए कोई कार्यक्रम या फिर भीड़ जुटने के कारण वो स्थिति फिर से पैदा ना हो। तो यहाँ प्रदर्शन करने या फिर लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, अमृतसर की है, एक टिकरी बॉर्डर की है और एक सिंघू बॉर्डर की है। तो अब आपको बताएंगे कि पहली तस्वीर क्या कुछ बयां करती है। अमृतसर में किसानों ने अपने घर की छतों पर काले झंडे लगाए हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने काले झंडे लगाए हैं। तो यहाँ विरोध जताया जा रहा है और ऐसे में तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख पा रही हैं। और यहाँ दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर दिखाई दे रही है। वहीं तीसरी तस्वीर की बात करें तो तीसरी तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है, जहाँ भारी सिक्योरिटी तैनात है। सड़क पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, जिससे कोई भी उपद्रव पैदा ना हो। तो ये 3 तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं। देश भर में किसानों का आज काला दिवस है और ऐसे में कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकला। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के आंकड़ों पर अपनी राय रखी है। तो यहां उन्होंने कहा कि सभी आंकड़ों पर सरकार की नजर है और ध्यान रखा जा रहा है। तो यहां स्वास्थ्य मंत्री का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। देखिए, पूरे भारतवर्ष का जब आप मृत्यु की संख्या लेंगे तो कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी संख्या में आपके जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं, और ये एक ऐसा बीमारी है जिसका अभी हम लोग को पूरी जानकारी भी नहीं है, मात्र एक टीका का निकला है, वैक्सीन निकला है इसको रोकथाम करने के लिए। तो कोई बीमारी से, गंभीर बीमारी और वो भी अनजाने बीमारी से जब कोई बीमार होता है, उसके समुचित अभी फाइनल टाइप का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, तो मृत्यु तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम पर जाता है। इसमें हमारे कोमॉर्बिड से लोग होते हैं, बहुत सारे संख्या में लोग होते हैं जिनकी कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है, उसमें ये पूरा इफेक्ट कर जाता है। और जैसे आपने देखा कि इस बार ये सीधा सीधा आपके फेफड़े में संक्रमित होने लगा आफ्टर, माने कि उसके पेशेंट के ठीक होने के बाद या कम से कम 15 दिन बाद भी इस तरह का संकेत आया। तो इसका जो म्यूटेट होने का वायरस का जो तरीका है, इससे चाहे जितना भी आप ट्रीटमेंट करेंगे कहीं ना कहीं उसमें मृत्यु हो ही जाता है। तो इससे ऐसे कोई बात नहीं है। जो अभी आपने देखा होगा इधर कई चीज़ें, जैसे उत्तर प्रदेश में भी हमारे 200 से ऊपर चल रहे थे, अब वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि डेथ ऑडिट भी करते हैं, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विशेषज्ञ के द्वारा दिया गया उनके माध्यम से उसका ठीक तरह से उपचार करना, सैनिटाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही है। तो हम लोग ने भी अपना डेथ को कम करने का प्रयास, जितने भी हमारे पास इस नए बीमारी का जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है और केंद्र सरकार के पास जाता है। केंद्र सरकार के माध्यम से जो दवाई इसका बना है, जिसका कंट्रोल उन्हीं के पास है, उसका वितरण केंद्र सरकार उसी मरीजों की संख्या पर देता है। आपने देखा होगा शायद गुजरात में या महाराष्ट्र में इसमें अभी फ़िलहाल सबसे अधिक वहीं पर आ रही है। हमारा जितना संख्या है उसके आधार पर हमारा अलॉटमेंट होता है, आवंटन होता है, थोड़ा उससे अधिक होता है। तो जितना आ रहा है हम उसका आवंटन करके हम उसको सीधा मेडिकल कॉलेजेस में
पीजीआई में और अन्य जगह भेजते हैं। वहाँ पर हम जो इफेक्टेड एरिया है, जो प्रभावित जनपदें हैं, उसके मंडल पर भी हम भेजते हैं, जहाँ कमिश्नर और एडी के माध्यम से उसका नियंत्रण होता है। नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, क्योंकि अधिकांश ये मेडिकल कॉलेज में ही इनका ट्रीटमेंट चलता है। तो आप अगर हमारे माननीय मंत्री जी से बात करेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा आपको। ऐसा कोई डेटा छुपाया नहीं जाता है। सब डेटा हम लोग अभी तक कोरोना से संबंधित जितने भी डेटा है वो सब हम पूरी तरह से ओपन रखते हैं, पोर्टल पर चढ़ जाता है, तो इसका डेटा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से और एम्स के डायरेक्टर ने भी कहा कि जिससे पहले बात आ रही थी कि कोरोना के आगे इसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो उस बात से कहा इनकार किया गया कि ऐसा मतलब कोई भी वैलिडेशन ऐसा नहीं मिलता है कि इस चीज़ को बात को कहा जाए। देखिए, अब तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो डायरेक्टर एम्स है उनका भी हमने सुना भी था, और जो बातें पहले आई थी कि इस तरह का जो वायरस फिर तीसरे लहर में आएगा तो इसको बच्चों पर संक्रमित कर सकता है, तो उसी हिसाब से हम लोग ने भी उन्हीं लोग के राय के माध्यम से हम लोग ने अपनी तैयारी भी पूरी करना शुरू कर दिया, और तैयार हम करेंगे भी, क्योंकि अभी इस वायरस के बारे में जब किसी को कोई जानकारी नहीं है। दूसरे चरण में इसने अपना म्यूटेट करके सीधा फेफड़े में संक्रमित होने शुरू किया, जिससे काफ़ी लोग को दिक्कत आया, और उसी से उत्पन्न हुआ आपका ब्लैक फंगस भी उत्पन्न हुआ। तो अभी इसका जब कोई जानकारी नहीं है और जो संकेत हमको मिला उस पर हमने अपनी तैयारी शुरू कर दिया है। आगे का क्या संकेत मिलेगा या कब तक आएगा, तो जिस भी उसमें परिस्थिति में ये वायरस आएगा और वो म्यूटेट करके आएगा, या कितना खतरनाक होगा या कम खतरनाक होगा, तो हम सीधा तैयारी करके। उधर कोरोना महामारी की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अमेठी के जिला अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग के लिए RT-PCR मशीन पहले ही दी जा चुकी है, और जिसके लिए आइसोलेशन और ऐसे में इंस्टॉलेशन के लिए बाकायदा RT-PCR लैब तैयार की जा रही है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि इसका कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, और इसके इंस्टॉल हो जाने से अमेठी जिले में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट आसानी से होने के चलते महामारी पर निश्चित रूप से लगाम लगाई जा सकती है, जिसके लिए मानव संसाधन की तैनाती कर दी गई है। और ऐसे में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि इस प्रयोगशाला के लिए स्टाफ को तैयार किया गया है। तो यहाँ युद्ध स्तर पर प्रयोगशाला तैयार की जा रही है, और ऐसे में आने वाले हफ्ते में इसका शुभारंभ हो सकेगा। RT-PCR लैब के जितने भी लॉजिस्टिक्स से वो आ गए हैं, मानव संसाधन की तैनाती हो गई है, और हमारी लैब 1-2 दिन में तैयार हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही व्यवस्थित हो जाएगा, उम्मीद है कि अगले सप्ताह में ये क्रियाशील हो जाएगी। तो इसका मतलब मान के चले अमेठी वासी कि 27 को इसका ओपनिंग हो जाएगी, विश्वास यही है। यूपी में ललितपुर के मवेशी बाजार के पास बनी नदी के पुल पर अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई, और ऐसे में हड़कंप का माहौल भी पैदा हो गया जब पुल से जा रही एक स्कूटी में अचानक आग लग गई। तो यहाँ स्कूटी में लगी आग को देखकर स्कूटी पर सवार 2 लोग स्कूटी को वहीं छोड़कर तमाशबीन बने रहे, और इस दौरान पुल पर मौजूद लोगों ने आग को बुझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। आखिरकार जलती स्कूटी को नदी के पानी में गिराना पड़ा, तब जाकर ये आग बुझाई गई। तो ये तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख पा रही हैं, जहां स्कूटी में आग लगी है, और ऐसे में लगातार इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे में आखिरकार नदी में गिरानी पड़ी, क्योंकि स्कूटी पर लगी आग बुझ नहीं रही थी। तो ये पूरा मामला यूपी के ललितपुर का बताया जा रहा है, जहां लगातार स्कूटी में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें भी और लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। लगातार लोगों द्वारा और आसपास खड़े लोगों द्वारा ये आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो चुकी हैं, और साफ तौर पर आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जहां मवेशी बाजार के पुल पर स्कूटी में आग लगी है। लगातार आसपास के लोग स्कूटी की आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी हैं, और अंत में सिर्फ स्कूटी को नदी में गिराना पड़ा, क्योंकि आग बुझ ही नहीं रही थी, और इसीलिए अंत में सिर्फ यही विकल्प बचा कि आग बुझाए नहीं गई, अंत में नदी में ही गिराना पड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।